Thank you, Kanchan, and thank you, UTI Mutual Fund, for sponsoring this event. And to all young students here, thank you so much आज यहाँ आने के लिए मंडे आफ्टरनून को. बियॉन्ड सिलेबस की बात हो रही है क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मैंने सिलेबस के अलावा बाकी सब कुछ किया था, तो इसके लिए थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा है यहाँ पर आना. मैं 2000 में ग्रेजुएट हुआ था और 2003 में मैंने MBA किया था, तो 22 साल हो गए इस चीज़ को. अब मैं आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा तब तक, तो सब उसके बाद ही पैदा हुआ है ना. एक्चुअली उस समय तो आप लोग आइडिया भी नहीं होंगे, वो भी बाद में ही हुए होंगे. चलिए, तो असल में क्या है, मैं जब भी इन इवेंट्स में आता हूँ ना, मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं लाता, मैं कोई PPT नहीं बनाता, क्योंकि मेरी आदत है जो दिल में आए वो बात करने की. तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. मुझसे पूछा गया था कि क्या 4-5 टॉपिक्स कवर होने चाहिए. उनमें सबसे पहला पूछा गया था कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी टॉपर इन स्कूल और कॉलेज. तो मुझसे पूछा गया, जो स्कूल तक तो ठीक था, कॉलेज में और आफ्टर दैट मोस्टली बैक बेंचर ही था. मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे 10th में कुछ 69% मार्क्स आए थे, 12th में 63% मार्क्स आए थे, तो बार मैंने और थोड़ा कम कर दिया. उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचे तो सबको लगा कि अब तो कुछ करके दिखाएगा. मैं सोचा अब क्या करें. मेरे ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स आए थे. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं और खासतौर से फैकल्टी मेंबर, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि 45% मार्क्स लाने हैं. प्लीज़ कोशिश सबको करनी है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं. लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप में से कितने लोग, बी ऑनेस्ट, आप में से कितने लोगों को एंग्जाइटी होती है एग्जाम के रिजल्ट्स के टाइम पे? तो दैट्स अराउंड 80%. बाकी 20% झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि होती उनको भी, वो थोड़ा कूल दिखने के लिए दिख रहे हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं होती. तो देखिए, एग्जाम के टाइम पे एंग्जाइटी होना अच्छी बात है. वैसे वेलिंगटन में तो मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ होता. 45% मार्क्स पे मुझे कौन एडमिट करता है ना. फैक्ट है ये. यहाँ कितनी कट ऑफ होती है? 80, 90, 95, कितनी? 85. इतने में मेरे से 3 स्टूडेंट पास हो जाते. तो खैर, मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. क्योंकि मुझे 25 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए. प्रोफेशनल करियर में मुझसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, आज तक. और ना ही मुझे होपफुली कभी जरूरत पड़ेगी आगे जाकर. क्योंकि ये जो मार्क्स, सिलेबस, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये आपको एक पहला स्टेपिंग स्टोन होती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे IIT में कितने लोग अप्लाई करते हैं. IIT में एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है. उसमें जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में शुरू में जो टॉप 50 और 100 वाले होते हैं, वो उनको काफ़ी एक लगता है कि हम कुछ टॉपर हैं, कहीं कुछ हुए हैं. एक बार आप IIT में आ जाए, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. उसके बाद आपने IIT में क्या किया उसकी वैल्यू है. सिमिलरली उसके बाद अगर आप MBA में जाते हैं तो IIT में आपने क्या किया उसकी वैल्यू नहीं है, फिर MBA में आप क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यू है. एक बार आप किसी उसके बाद जॉब में चले जाएंगे, उसके बाद आपके मार्क्स कितने आए थे, आपने IIT में क्या किया, IIM में क्या किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने अपनी जॉब में क्या किया उसकी वैल्यू है. मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं 2002 में समर ट्रेनिंग की थी. मैंने CNBC में समर ट्रेनिंग की थी, और उसके बाद वहीं पे मुझे एडिटर ने अब्जॉर्ब कर लिया. और उसके बाद गॉड हैज़ बिन काइंड एंड अपने हार्ड वर्क से, या जैसे भी जो मर्जी कह लीजिए, मैं ठीक ठाक, आई थिंक आई हैव मैनेज्ड अ डिसेंट लाइफ. और तो इसके लिए आप सब लोग ना, वैसे भी आप लोगों के पास एक एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज. पता है आप लोगों की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? आप लोग एक गोल्डन एज में हैं. हैव यू रेड अबाउट द गोल्डन एज? तो गोल्डन एज मतलब एक ऐसी एज है जो आज की डेट में इंडिया की एवरेज एज है 27 साल. आप सब आई एम श्योर मोर और लेस उससे कम एज के होंगे,
ठीक है, जो एक्सपीरियंस लेकर भी एमबीए कर रहे होंगे वो भी इससे कम एज के ही होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस ब्रैकेट में अब हम आने वाले हैं जहाँ पर जापान था करीब 50-60 साल पहले और चाइना था करीब 30 साल पहले। और उसके बाद नॉर्मली वो जो फेज़ आता है वो एक देश को डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाता है। तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। मैं तो चाहूँगा कि पर्सनली यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट कितना, 100%? अरे क्या हुआ? अरे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट पता कितना था मेरे कैंपस में, मेरे बैच में? गेस करिए। 0% 0% कैंपस प्लेसमेंट थे। लेकिन फिर भी आज की डेट में जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं, टचवुड सब कुछ ना कुछ तो ठीक कर ही रहे। वो थ्री इडियट्स तो सबने देखी होगी, है ना? 3 इडियट्स में बोलता है ना, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ के साथ कर ही लूंगा। तो कुछ ना कुछ तो आप लोग कर ही लोगे अपनी लाइफ के साथ। अगेन यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको बोल दो था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई जरूर करनी है, इंपॉर्टेंट है वो भी। मैंने नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मत करिए। मैं किस्मत वाला था, इसके लिए पढ़ाई करे बिना भी काम चल गया, लेकिन हो सकता है कि सबका ना चले। अच्छा, एक और सवाल ये पूछा गया कि कौन कौन से व्हेन ग्रोइंग अप व्हाट शुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सबके फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे, राइट? ऑल ऑफ यू हैव फेवरेट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स होती होंगी, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइनेंस स्टूडेंट्स? ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर मार्केटिंग स्टूडेंट्स? मोर और लेस हाफ हाफ है, ठीक है। फाइनेंस स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगता है? फाइनेंस में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगता है? कैपिटल मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोई बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजमेंट, सबको ब्रांड मैनेजमेंट पसंद है। सेल्स किसने बोला यहाँ पे? आप प्लीज जरा, कैन यू स्टैंड अप? व्हाट्स योर नेम? जयेश के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सेट। क्योंकि अनुकूल लगता है ना सेल्स करना, कौन कर जाके सेल्स करेगा? लेकिन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। क्योंकि जब तक आप एक बेसिक वहां से शुरुआत नहीं करेंगे, देखिए ये सब ठीक है ब्रांड मैनेजमेंट वगैरह, लेकिन शुरुआत आपको ऑन ग्राउंड ही करनी पड़ेगी, तभी आपका एक अच्छा वो बनेगा। फाइनेंस वालों के पास अच्छे हैं, फाइनेंस वालों के पास कई ऑप्शंस हैं। फाइनेंस वाले करना, फाइनेंस वालों ने भी सेल्स ही है इवेंचुअली जाके। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां है ना, वो आपको हायर इसीलिए करेंगे कि यंग बच्चों को हायर कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा कुछ इंटर्नशिप में या कुछ ऐसे, और कुछ ना कुछ तो हर कोई बेच ही रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। मैं भी कुछ बेच ही रहा हूँ, रोज़ सुबह मैं आके शो करता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो हम भी बेच ही रहे हैं, अपना शो बेच रहे हैं और कुछ नहीं तो ऑल ऑफ अस आर बेसिकली एट सम पॉइंट सेलिंग समथिंग। मैं पॉइंट किस लिए कह रहा हूँ, आप जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा पैशनेट है ना, एक तो उसको पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ समझिए, आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, एचआर जैसे कोर्सेज होते हैं? सब होते हैं। आप में से कितने लोग उसको सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं? प्लीज बी ऑनेस्ट। दैट्स अ लॉट ऑफ यू। आई यूज्ड टू बी इन द सेम कैटेगरी। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ना तो आपकी ये मार्केटिंग के कोर्सेज काम आएंगे, ना आपके फाइनेंस के कोर्सेज काम आएंगे। आपको जो कोर्सेज काम आएंगे वो सॉफ्ट स्किल्स के जो कोर्सेज हैं वो काम आएंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैं एक चीज़ में अच्छा था, मैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में बहुत अच्छा था। ये मुझे लगता था कि जैसे मैं जब स्कूल में भी था, कॉलेज में भी आया, तो विदाउट कैलकुलेटर बड़ी बड़ी लंबी कैलकुलेशन में कर लेता था। मैं सोचता चलो गॉड्स गिफ्ट है। इसी के लिए ये एक रीज़न था कि मैंने
आई चोज इकोनॉमिक्स आफ्टर 12th इवन दो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। वो और बात है कि मेरा साइंस में कहीं हुआ ही नहीं, तो लेनी मुझे आर्ट्स ही पड़ी, तो इकोनॉमिक्स ली मैंने। उसके बाद मैंने एमबीए भी फिनेंस में किया, और उसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा जो पैशनेट टॉपिक लगा वो था कैपिटल मार्केट का, क्योंकि मैंने एक उस समय डेरिवेटिव सेंटर में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड आई डिड रियली वेल। तो मुझे लगा चलो कुछ करना है तो डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड कुछ करेंगे। तो उसके अलावा बाकी टॉपिक्स पे मैं ध्यान ही नहीं देता था। हमारे 3 ऐसे टॉपिक्स थे जिन पर मैं बहुत कम ध्यान देता था। एक था बिजनेस कम्युनिकेशन, एक था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और एक था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 कोर्सेज थे। मुझे लगता था कि करना क्या यार, छोड़ो ना, मेरे को तो मतलब मेरे को तो फाइनेंस करना है, ये सब पढ़ के जबरदस्त। मैं पूछता भी था ये सब डाले क्यों है कोर्सेज। तो उस समय में जो मेरे डीन हुआ करते थे ना, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया। उन्होंने मुझे कहा देखो अनुज, मुझे पता है कि तुम को ये कोर्सेज अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन लाइफ में ना अगर तुम आगे बढ़ोगे तो जो स्किल्स तुम्हें सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगी वो होंगी ये सॉफ्ट स्किल्स, एंड दिस इज़ व्हाट एमबीए प्रिपेयर्स यू फॉर फ्रैंकली। तो प्लीज़ ये जो सॉफ्ट स्किल्स वाले टॉपिक्स हैं इनको रिस्पेक्ट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। और ये एक डिफरेंस होता है जो लोग एक स्टेज पे आकर रुक जाते हैं वर्सेस दोज हु कीप क्लाइंबिंग हायर एंड हायर एंड गो ऑन टू बिकम like CEOs, CXOs, managing directors, or whatever. Personally, I've seen that because I've seen a lot of my friends grow up. ये वो लोग थे जिन्होंने इन सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करा। तो इसके लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आप में से अगर किसी का कोई सवाल हो तो बीच बीच में हाथ खड़े कर दीजिएगा, मैं एक आध अगर बीच बीच में होगा तो मैं एक सवाल ले लूँगा, ठीक है ना। तो सो दैट जस्ट ट्राई टू मेक इट अ बिट मोर इंटरेक्टिव। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल है तो थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर कर देंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। इसके बाद एक और टॉपिक आया कि हु शुड बी योर हीरोज ग्रोइंग अप। ये बहुत एक पर्सनल सवाल है। जैसे मैं बताता हूँ मेरे हीरो कौन थे ग्रोइंग अप। एनी गेसेस? आई कैन गिव यू अ क्लू। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। कोई क्लू, कोई गेस कर सकते हैं मेरा हीरो कौन हो सकता था उस समय की? सोचिए। कपिल देव। किसने बोला? कपिल देव। क्यों? मेरे को लगता था यार कपिल देव देखो मेरे गांव का है, कहां पहुंच गया आज, तो मुझे भी कपिल देव जैसा बनना है। तो हालांकि कपिल में और मेरे में कोई सिमिलैरिटी थोड़ी ना थी। कपिल चौके छक्के मारता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मुझे 12th मैन भी नहीं बनाते थे, कहते थे तू बाहर ही खड़ा रहे। लेकिन एक हीरो आपका कहीं से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो आपका हीरो मार्केटिंग से ही होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस की फील्ड से हैं तो आपका हीरो फाइनेंस की फील्ड से ही होना चाहिए। वो हीरो आपका कहीं से भी हो सकता है, बट वो हीरो जो होना चाहिए ना, वो चुनिए ऐसा हीरो जिसकी क्वालिटीज को आप इम्यूलेट कर सकें। कपिल देव के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी? कपिल देव के पास सेल्फ बिलीफ था। कपिल देव के पास सेल्फ बिलीफ था। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखी फिल्म देखी 83। फिल्म फ्लॉप हुई थी लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी, क्योंकि उसमें वो दिखाते हैं जब वो जिम्बाब्वे वाला मैच होता है जो इंडिया के लिए मस्ट विन था। 17 रन पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि हम जिम्बाब्वे से मैच हार सकते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस था। एक बार हम साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ पर हम फर्स्ट इनिंग्स में कुछ 100 रन पीछे हो गए थे। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में हमारे 6 विकेट गिर गए थे 40 रन पर। ऐसा लग रहा था इनिंग्स की डिफीट हो जाएगी। वहाँ पर आकर कपिल देव ने ताबड़तोड़ सेंचुरी मार दी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट। पहले ना एक टेस्ट क्रिकेट में, आप में से तो ज़्यादातर लोग आईपीएल ही फॉलो करते होंगे, है ना? कोई देखता है टेस्ट क्रिकेट? यस, टेस्ट क्रिकेट इज द रियल डील। आईपीएल वगैरह सब ठीक है, असली क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट से आता है। तो उस समय क्या होता था, टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन नाम की चीज़ हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन वो फॉलो ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होता था। क्योंकि अगर आपको फॉलो ऑन मिल जाता था तो एक तो बेइज्जती होती थी आपकी, ठीक है, और दूसरा आप हार जाते थे मैच जनरली। तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था जिसमें इंग्लैंड ने 600 एंड समथिंग बनाए थे और 9 विकेट डाउन थे, और इंडिया को फॉलो ऑन से बचने के लिए 24 रन चाहिए थे, एग्जैक्ट 24 रन। कपिल देव बैटिंग कर रहे थे और दूसरी साइड पर नंबर 11 थे। 4 बॉल बची थी।
कपिल देव को कॉन्फिडेंस था अपने पार्टनर की एबिलिटी में कि वो पहली बॉल पे आउट होएगा, तो वो क्या कर सकते हैं? 4 बॉल बची हैं, 4 छक्के, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। तो इसके लिए हीरो ऐसा चुनो जो आपको इस तरीके की प्रेरणा दे कि आगे लाइफ में किसी डिसअपॉइंटमेंट का, नेगेटिविटी का कोई स्कोप ही ना हो बेसिकली। ठीक है, बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको? श्योर? कोई सवाल अब तक? चलिए ठीक है। एक और चीज बहुत लोगों ने पूछी कि ग्रोइंग अप मैं किस टाइप की फिल्में देखता था। अब मैं इसका जवाब दूंगा तो आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ऐसी कोई फिल्में नहीं देखता था जो मुझे इंस्पायर करती थी। लोग कहते हैं ना, मैं रॉकी देखता था, या मैं रैम्बो देखता था, या मैं ऐसे कुछ इंस्पायरिंग है। अभी आजकल लोग कहेंगे सोशल नेटवर्क। देखिए आप लोगों ने सोशल नेटवर्क, इजीली वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म्स, राइट? बहुत अच्छी फिल्म है वो। मैं पता कौन सी फिल्में देखता था? मेरा फेवरेट हीरो पता कौन हुआ करता था? गोविंदा। मैं गोविंदा की फिल्में देखता था। उसका कारण पता क्या था? मेरा ये मानना था कि वैसे ही लाइफ में इतना स्ट्रेस है, फिल्में देखकर भी अगर यही सब करना है तो फिर फायदा क्या हुआ? हमारे टाइम पे, हम कॉलेज में जब थे, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में पढ़ा है कभी? हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, हमारा कॉलेज था, हमको महीने के 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। वैसे 10 रुपये भी उस समय बहुत होते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत कम होता था। 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि पापा को पता था कि कॉलेज ये बस में स्टाफ चलाएंगे और बाकी तो कहीं भी जाएंगे तो सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ मिल जाएगा। तो उस समय हमारे को बहुत लिमिटेड फिल्में देखने का मौका मिलता था। तो मैं वेट करता था कि बस गोविंदा की फिल्म आए, और जो भी वो फिल्म आती थी, चाहे वो राजा बाबू हो, चाहे हीरो नंबर 1 हो, चाहे कुली नंबर 1 हो, जो भी हो, मैं वो जाके देखता था। तो दैट वाज माय चाइल्डहुड। उसके अलावा तो हम लोग वेट करते थे, आपके ज़माने में नेटफ्लिक्स है, सभी के यहाँ नेटफ्लिक्स होगा, हमारे यहाँ पे ना वीसीआर हुआ करता था हमारे टाइम पे। वीसीआर पता क्या होता है? वो एक टीवी होता था, उसमें एक अलग से एक डिवाइस होता था, उसमें कैसेट डाल के आप सुनते थे, वो देखते थे फिल्म। वो कैसेट घिस जाती थी, तो जो अच्छी फिल्में थी उनकी कैसेट तो नॉर्मली काफ़ी घिस जाती थी। तो द पॉइंट इज़ कि मैं फिल्में देखता था सिर्फ गोविंदा की। अब आपके ज़माने में गोविंदा के इक्विवेलेंट कौन होगा? रणवीर सिंह, या जो भी छिछोरी हरकतें जो भी करता हो बेसिकली, मतलब कोई भी हो सकता है ना। लेकिन मेरा पर्पस था एंटरटेनमेंट, आपका कुछ और पर्पस हो सकता है लाइफ में। अच्छा, एक चीज सिंपल है, आप में से आपका शू साइज कितना है? आपका आपका देखिए, 3 लोगों से पूछा मैंने सवाल रैंडमली, 9, 10, 11। अब अगर उससे सवाल पूछा जाए कि कौन सा जूता सही साइज का है, इसका कोई जवाब है क्या? नहीं है ना। तो जिसको जो फिट आएगा वो पहनेगा, तो आपको जो फिट आए वो पहनिए। अब जैसे एक बहुत अच्छा एक मीम बना था कि एक जंगल में एक शेर को, मगरमच्छ को और एक बंदर को, सबको एक कंपटीशन दिया गया कि इस पेड़ के ऊपर कौन सबसे पहले चढ़ेगा। अब इसका क्या जवाब है? अब अगर यही कंपटीशन दे दिया जाए कि नदी सबसे पहले कौन क्रॉस करेगा, तो वो मगरमच्छ क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए कि सबकी लाइफ अलग है, सबका शू साइज अलग है, सबकी लाइफ में उनके पाथ अलग होंगे। बस ये है, आपको इन चीज़ों से बस प्रेरणा लेनी है। एक दो चीज़ें और बोल के उसके बाद मैं एंड करूँगा, इसी से रिलेटेड है। एक बहुत अच्छा मीम बना था, एक बार एक रेस हुई, उस रेस में देयर वर 10 डॉग्स एंड 1 चीता। 10 डॉग्स एंड 1 चीता। क्या थी रेस की सबसे फास्ट कौन जाएगा एंड तक? लॉजिकली हु शुड हैव वन? चीता, राइट? फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। बट यू नो वेयर चीता केम? ही केम लास्ट। कैन एनीवन गेस व्हाई? ही डिडंट रन। क्यों? उसने कहा कि मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं इन लोगों से तेज भाग सकता हूं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कई बार ऐसे फेजेस आएंगे जिनमें कई ऐसे
कंपटीशन होंगे जिनमें आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कॉलेज में, खैर अभी तो आप बहुत दूर हैं उससे, कॉलेज के इवेंट, ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, कुछ चीज़ें ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी चीज़, व्हाट आर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड। देखिए, आपके माँ बाप नहीं समझा पाए तो मैं क्या समझाऊंगा। गलतियां तो आप करेंगे और गलतियां भर के करेंगे, मैं आज तक कर रहा हूं। गलतियां करिए, लेकिन उन गलतियों से बचिए जो आपका करियर खत्म कर देंगे। ऐसी गलतियों से बचिए। ऐसी गलतियां मतलब लाइक ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस और टेकिंग सम सब्सटेंसेस व्हिच आर लाइक कंप्लीटली बैंड और समथिंग, दोज आर स्ट्रिक्ट नो नोज, दोज आर स्ट्रिक्ट नो नोज। ट्रस्ट मी, उसके अलावा कुछ गलतियां आप करेंगे, उसी से सीखेंगे। कुछ आप अपने दोस्तों की गलतियों से सीख जाएंगे, वो बहुत अच्छा होगा। नहीं सीखेंगे, कुछ गलतियां खुद करेंगे, उनसे सीखेंगे। बट एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स विच आर लाइक थ्रेटनिंग टू योर करियर, ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। और एक चीज़ मैं आपको, यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। मुझे कॉलेज छोड़े हुए 25 साल हो गए, आज है 2025। जो आज मैं हूं 2050 में, ये इस रूम में जितने भी लोग हैं ना, सब उससे आगे होंगे, पीछे नहीं होगा। 3 cheers to all of you. All of you do well in life. And all of you have a bright career ahead of you. So just keep working on whatever you like and you'll be fine. Thank you so much. You've been a great audience.